प्रश्न। एक एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? विकल्प ए चक्रीय, बी बहुदिशीय, सी एक दिशीय, डी द्विदिशीय। सही उत्तर सी एक दिशीय व्याख्या। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, अर्थात उत्पादकों से शुरू होकर शाकाहारियों से मांसाहारियों और फिर उच्च मांसाहारियों तक जाता है। ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ह्रास होती है, इसलिए ये चक्रीय नहीं हो सकती। आपका अगला सवाल है प्रश्न 2। एक आहार जाल में विभिन्न आहार श्रृंखलाएं किस प्रकार जुड़ी होती हैं? विकल्प ए समानांतर, बी लंबवत, सी आपस में गुंथी हुई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी आपस में गुंथी हुई व्याख्या। आहार जाल में विभिन्न आहार श्रृंखलाएं आपस में गुंथी हुई होती हैं, क्योंकि एक जीव विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए एक टिड्डा घास और पत्तियां खा सकता है और उसे सांप या मेंढक खा सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 3। हरे पौधे किस पोषी स्तर से संबंधित हैं? विकल्प ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही उत्तर ए प्रथम व्याख्या। हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं और आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 4। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विकल्प ए पौधे, बी सूर्य, सी जल, डी वायु। सही उत्तर बी सूर्य व्याख्या। सूर्य आहार श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो फिर आहार श्रृंखला के अन्य जीवों में स्थानांतरित होती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 5। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका होती है? विकल्प ए ऊर्जा का उत्पादन, बी मृत जीवों का अपघटन, सी शिकार करना, डी प्रकाश संश्लेषण। सही उत्तर बी मृत जीवों का अपघटन व्याख्या। अपघटक जैसे जीवाणु और कवक मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सरल पदार्थ फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिससे पोषक चक्र पूरा होता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 6-10% नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? विकल्प ए चार्ल्स एलेटन, बी अर्नेस्ट हैकेल, सी रेमंड लिंडमैन, डी ए.जी. टैंसले। सही उत्तर सी रेमंड लिंडेमैन व्याख्या। रेमंड लिंडेमैन ने 1942 में 10% नियम दिया था, जिसके अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? विकल्प ए वन, बी झील, सी खेत, डी समुद्र। सही उत्तर सी खेत व्याख्या। खेत एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, जबकि वन, झील और समुद्र प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। खेत में फसलों का चयन और प्रबंधन मनुष्य द्वारा किया जाता है, इसलिए यह प्राकृतिक नहीं है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 8। खाद्य जाल में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? विकल्प ए सीधा, बी उल्टा, सी क्षैतिज, डी अनियमित। सही उत्तर ए सीधा व्याख्या। खाद्य जाल में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। उत्पादकों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और उच्च मांसाहारियों में सबसे कम। आपका अगला सवाल है प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन एक जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? विकल्प ए जल चक्र, बी कार्बन चक्र, सी नाइट्रोजन चक्र, डी ऊर्जा चक्र। सही उत्तर डी ऊर्जा चक्र व्याख्या। ऊर्जा चक्र जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और यह चक्रीय रूप से पुनर्नवीनीकृत नहीं होती। जल, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र हैं, जिनमें ये तत्व जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के बीच चक्रीय रूप से गति करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 10। निम्नलिखित में से कौन एक मांसाहारी जंतु है? विकल्प ए गाय, बी बकरी, सी बाघ, डी हिरण। सही उत्तर सी बाघ व्याख्या। बाघ एक मांसाहारी जंतु है जो अन्य जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है। गाय, बकरी और हिरण शाकाहारी जंतु हैं जो केवल पौधों को खाते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न
11 किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? विकल्प ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी अपघटक। सही उत्तर बी शाकाहारी। व्याख्या, प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो सीधे उत्पादकों पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, गाय, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 12, यदि किसी आहार श्रृंखला से सभी अपघटकों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? विकल्प ए ऊर्जा प्रवाह बढ़ जाएगा, बी पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा, सी उत्पादकता बढ़ जाएगी, डी कुछ भी नहीं होगा। सही उत्तर बी पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा। व्याख्या, अपघटक मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करते हैं। यदि अपघटकों को हटा दिया जाए तो पोषक तत्व मिट्टी में वापस नहीं जा पाएंगे, जिससे पोषक चक्र बाधित होगा और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। आपका अगला सवाल है प्रश्न 13, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली किस पोषी स्तर पर होती है? विकल्प ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही उत्तर डी चतुर्थ। व्याख्या, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल और जलीय पौधे प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, छोटी मछलियां द्वितीय, उनसे बड़ी मछलियां तृतीय और सबसे बड़ी मछलियां जो छोटी मछलियों को खाती हैं चतुर्थ पोषी स्तर पर होती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? विकल्प ए घास बाघ हिरण, बी हिरण घास बाघ, सी घास हिरण बाघ, डी बाघ हिरण घास। सही उत्तर सी घास हिरण बाघ। व्याख्या, सही आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से शुरू होकर उपभोक्ता की ओर होता है। इस क्रम में घास उत्पादक को हिरण शाकाहारी खाता है और हिरण को बाघ मांसाहारी खाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 15, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विकल्प ए अर्नेस्ट हैकेल, बी ए जी टैंसले, सी चार्ल्स एल्टन, डी रमन लिंडेमैन। सही उत्तर बी ए जी टैंसले। व्याख्या, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद ए जी टैंसले ने किया था। उन्होंने इसे एक जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया करने वाली प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। आपका अगला सवाल है प्रश्न 16, एक पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता जितनी अधिक होगी वो उतना ही अंडरस्कोर होगा। विकल्प ए अस्थिर, बी कमजोर, सी स्थिर, डी अप्रत्याशित। सही उत्तर सी स्थिर। व्याख्या, एक पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर होगा। अधिक विविधता का अर्थ है कि किसी भी एक प्रजाति पर निर्भरता कम होगी, जिससे पारिस्थितिक तंत्र बाहरी परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाएगा। आपका अगला सवाल है प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आहार जाल के लिए सत्य नहीं है? विकल्प ए यह एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच जटिल भक्षण संबंधों को दर्शाता है, बी इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, सी यह एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का परस्पर संबंध है, जी इसमें ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। सही उत्तर जी इसमें ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। व्याख्या, आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है क्योंकि एक जीव विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का हिस्सा हो सकता है और ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो सकती है। हालांकि प्रत्येक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय ही रहता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन अपघटक का उदाहरण है? विकल्प ए शेर, बी केंचुआ, सी कवक, डी चील। सही उत्तर सी कवक। व्याख्या, कवक और जीवाणु अपघटक के उदाहरण हैं। ये मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करते हैं। शेर और चील मांसाहारी हैं, जबकि केंचुआ अपरदभोजी है जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को खाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 19, एक घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डे किस पोषी स्तर पर होते हैं? विकल्प ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही उत्तर बी द्वितीय। व्याख्या, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में घास प्रथम पोषी स्तर पर होती है, टिड्डे जो घास खाते हैं द्वितीय पोषी स्तर पर होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 20, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? विकल्प ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता,
डी अपघटक। सही उत्तर ए उत्पादक व्याख्या। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जलीय पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 21 द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? विकल्प ए जो पौधे खाते हैं, बी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, सी जो मांसाहारी जीवों को खाते हैं, डी जो मृत जीवों को खाते हैं। सही उत्तर बी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। व्याख्या द्वितीयक उपभोक्ता वे मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीवों प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक जो टिड्डे खाता है द्वितीयक उपभोक्ता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 22 किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा निर्धारित होता है? विकल्प ए जलवायु, बी मिट्टी, सी आहार श्रृंखला और आहार जाल, डी स्थलाकृति। सही उत्तर सी आहार श्रृंखला और आहार जाल। व्याख्या किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला और आहार जाल द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे स्थानांतरित होती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 23 किसी तालाब में यदि सभी मछलियों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? विकल्प ए शैवाल की वृद्धि कम हो जाएगी, बी जलीय पौधों की वृद्धि बढ़ जाएगी, सी छोटी मछलियों और जलीय कीटों की संख्या बढ़ जाएगी, डी जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। सही उत्तर सी छोटी मछलियों और जलीय कीटों की संख्या बढ़ जाएगी। व्याख्या यदि तालाब से सभी मछलियों को हटा दिया जाए तो छोटी मछलियों और जलीय कीटों जो बड़ी मछलियों का भोजन होते हैं की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं रहेगा। आपका अगला सवाल है प्रश्न 24 निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक ही समय में एक से अधिक पोषीय स्तर पर हो सकता है? विकल्प ए शेर, बी सांप, सी मेंढक, डी मनुष्य। सही उत्तर डी मनुष्य। व्याख्या मनुष्य सर्वाहारी जीव है जो पौधे और जंतु दोनों को खाता है, इसलिए मनुष्य शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता और मांसाहारी द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता दोनों पोषी स्तरों पर हो सकता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 25 निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? विकल्प ए प्रवाल भित्ति, बी मैंग्रोव वन, सी एक्वेरियम, डी झील। सही उत्तर सी एक्वेरियम। व्याख्या एक्वेरियम एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जिसे मनुष्य द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाता है। प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव वन और झील प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 26 आहार श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? विकल्प ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी प्राथमिक मांसाहारी, डी उच्च मांसाहारी। सही उत्तर डी उच्च मांसाहारी। व्याख्या तृतीयक उपभोक्ता उच्च मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं मांसाहारियों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शेर जो हिरण खाने वाले सांप को खाता है तृतीयक उपभोक्ता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 27 एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? विकल्प ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी ऊष्मा, डी रासायनिक ऊर्जा। सही उत्तर सी ऊष्मा। व्याख्या आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में होता है। जीवों द्वारा श्वसन और अन्य उपापचयी क्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 28 खाद्य जाल आहार श्रृंखला की तुलना में अधिक वास्तविक क्यों होते हैं? विकल्प ए क्योंकि वे सरल होते हैं, बी क्योंकि वे जीवों के बीच जटिल भक्षण संबंधों को दर्शाते हैं, सी क्योंकि वे केवल शाकाहारी जीवों को शामिल करते हैं, डी क्योंकि वे केवल मांसाहारी जीवों को शामिल करते हैं। सही उत्तर बी क्योंकि वे जीवों के बीच जटिल भक्षण संबंधों को दर्शाते हैं। व्याख्या खाद्य जाल आहार श्रृंखला की तुलना में अधिक वास्तविक होते हैं क्योंकि वे जीवों के बीच जटिल भक्षण संबंधों को दर्शाते हैं। एक जीव विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का हिस्सा हो सकता है और विभिन्न प्रकार के जीवों को खा सकता है, जिसे आहार जाल बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 29 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक पिरामिड के लिए सही नहीं है? विकल्प ए यह विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार या ऊर्जा को दर्शाता है, बी ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, सी संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, डी जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सही उत्तर जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। व्याख्या
जैवभार का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, खासकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जहां उत्पादकों फाइटोप्लैंक्टन का जैवभार कम होता है लेकिन उनकी प्रजनन दर बहुत अधिक होती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 30 एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन की प्रक्रिया को तेज करने में कौन मदद करता है? विकल्प ए कम तापमान, बी उच्च आर्द्रता, सी कम ऑक्सीजन, डी अवायवीय परिस्थितियां। सही उत्तर बी उच्च आर्द्रता। व्याख्या: उच्च आर्द्रता और तापमान अपघटन की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां अपघटकों जैसे जीवाणु और कवक की वृद्धि और गतिविधि के लिए अनुकूल होती हैं।